सेक्शन 35 जो ये आपको कहता है कि अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं। अब ये इंश्योर कराने के लिए कि पर्सन प्रॉपर अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा, उन्होंने इन अकाउंट्स के ऑडिट के प्रोविजन भी सेक्शन 35 में लिखे हुए हैं। इन अकाउंट्स के ऑडिट के प्रोविजन भी जो है वो सेक्शन 35 में लिखे हुए हैं। सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन इनटू दिस सेक्शन 35। पेज नंबर 35 पर एट द बॉटम आपको मिलेगा सेक्शन 35 सबसेक्शन 5। उन्होंने ये बोला कि एज अ रजिस्टर्ड पर्सन आपको सिर्फ अकाउंट नहीं मेंटेन करने होंगे, बल्कि उन अकाउंट्स का आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से ऑडिट भी कराना पड़ेगा, और वो ऑडिट रिपोर्ट जो होगी वो आपको अपने एनुअल रिटर्न के साथ जो होगी वो फर्निश करनी पड़ेगी। हमारा नेक्स्ट चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली अब रिटर्न्स का चैप्टर जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, तो वहाँ इस ऑडिट रिपोर्ट का कंसेप्ट यूज़ किया जाएगा, तो इसको भी मैं साथ ही में आपको बोल रहा हूँ। आपको सेक्शन 35 में अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, और सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने। 35(5) ये कहता है हर रजिस्टर्ड पर्सन जिसको भी अकाउंट्स मेंटेन करने हैं उसको साथ में उन अकाउंट्स का ऑडिट भी जो होगा वो एनुअल बेसिस पर कराना पड़ेगा। अब लेकिन ऑडिट की कॉस्ट पड़ेगी। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट से ऑडिट कराओगे तो ऑडिट फीस देनी पड़ेगी, तो उन्होंने ये ऑडिट की रिक्वायरमेंट हर रजिस्टर्ड पर्सन पर नहीं डाली। उन्होंने बोला ऑडिट उसी से ही कराएंगे जिसका एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया बेसिस का जो टर्नओवर है वो एक पर्टिकुलर लिमिट से जो होगा वो एक्सीड करेगा। तो 35(5) आई एम रीडिंग विद यू एवरी रजिस्टर्ड पर्सन whose turnover, और टर्नओवर का बेटा यहाँ मतलब है एग्रीगेट टर्नओवर ऑल ओवर इंडिया बेसिस का, whose turnover during a financial year exceeds the prescribed limit shall get his account audited by a chartered accountant or cost accountant and shall submit that audit report along with the annual return। और बेटा जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है वो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट रूल 80 में प्रेस्क्राइब की गई है 2 करोड़। तो जिस किसी का भी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा होगा वो एनुअल ऑडिट भी कराएगा। एंड स्पेशल पॉइंट 18-19 साल के लिए, सिर्फ 18-19 साल के लिए उन्होंने ऑडिट की लिमिट 2 करोड़ से बढ़ा करके 5 करोड़ की हुई है। फॉर ऑल अदर केसेस 2 करोड़, बट ओनली फॉर 18-19 लिमिट उन्होंने जो है वो 5 करोड़ की हुई है। चलिए जी, तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जिसका भी टर्नओवर इस लिमिट को एक्सीड करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट से ऑडिट कराओ एंड शेल सबमिट अ कॉपी ऑफ द ऑडिटेड एनुअल अकाउंट। अब अपने ऑडिटेड एनुअल अकाउंट की कॉपी along with the reconciliation statement, GSTR 9C में एक reconciliation statement भी आपको बनवाना है जिसमें आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट एंड आपकी जो जीएसटी की रिपोर्टिंग है अगर उनमें कोई डिफरेंस होता है तो उसका रिकॉन्सिलेशन प्रॉपर आप बना करके देते हैं। तो अपने ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स की कॉपी अलॉन्ग विद दैट रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो होगा वो आपको साथ में सबमिट करनी पड़ेगी। और बेटा ये सब आप अपनी एनुअल रिटर्न के साथ सबमिट करते हैं। सेक्शन 44 में आपकी एनुअल रिटर्न सबमिट होती है, वहां पर ये लिखा हुआ है कि ये सब एनुअल रिटर्न के साथ जो होगा वो सबमिट किया जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो ऑडिट की स्टोरी है बेटा, इसमें एक प्रोवाइडेड दैट है एक्सेप्शन। ऑडिट नॉर्मली हर एक व्यक्ति कराएगा जो भी जिसका भी टर्नओवर प्रेस्क्राइब लिमिट से ऊपर होगा, लेकिन एक एक्सेप्शन, ये ऑडिट वाली बात अप्लाई नहीं होगी। किसको? डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी को। डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी को जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट C&AG के द्वारा किया जाता है या फिर किसी और ऑडिटर के द्वारा किया जाता है। हाँ जी, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, इनके आपको जीएसटी में 35(5) की ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है अगर इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट C&AG के द्वारा किया जा रहा है एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या उस ऑडिटर के द्वारा किया जा रहा है जो कि लोकल अथॉरिटीज़ के अकाउंट्स का ऑडिट किसी स्टैट्यूटरी प्रोविजन के थ्रू कर रहा है। तो इनको छोड़ दिया बेटा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी को छोड़ दिया, बाकी रेस्ट एवरी अदर पर्सन उसको जो होगा वो ऑडिट कराना ही पड़ेगा। और बेटा ये है रूल 80 जिसने ऑडिट की वो टर्नओवर लिमिट जो है वो सेट करके दे रखी है, और ऑडिट की लिमिट सेट करके जो दे रखी है वो क्या है, 2 करोड़ से ज़्यादा अगर होगा तो फिर आपको जो होगा वो ऑडिट कराना पड़ेगा। मैंने ऊपर समरी में बोल दिया था। और इधर ये एक्सेप्शन ये न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है 18-19 के लिए। 18-19 के लिए उन्होंने रिलैक्सेशन दी है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 18-19 में
बात करें तो उसका एग्रीगेट टर्नओवर 5 से ज़्यादा होगा तो वो ऑडिट कराएगा। नॉर्मल रूल क्या बना हुआ था, 2 से ज़्यादा का, लेकिन 18-19 के लिए उन्होंने थ्रेशोल्ड ऑडिट की बढ़ा करके 2 की बजाय 5 कर दी। 5 से ज़्यादा जो होगा वो तभी आप ऑडिट कराएंगे। ठीक है जी। अच्छा, और सुनो बेटा, नेक्स्ट पेज पर आप आओ। नेक्स्ट पेज पर बेटा ये एक लेटेस्ट रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। लेटेस्ट रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है और ये रिलैक्सेशन दी गई है फॉरेन एयरलाइंस को। ये फॉरेन एयरलाइंस गवर्नमेंट के पीछे लंबे समय से पड़ी थी। इनका ये कहना था कि हमें ऑडिट की रिक्वायरमेंट से, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट से फ्री करो। क्यों फ्री करो, लॉजिक सुनना बेटा। ये जो फॉरेन एयरलाइंस है, ध्यान दीजिएगा, एयरलाइंस नहीं, फॉरेन एयरलाइंस। फॉरेन एयरलाइंस जैसे एमिरेट्स है, मान लीजिए ये दुबई बेस्ड एयरलाइंस है। अब बेटा ये जब इंडिया में ऑपरेट करती हैं तो ये कंपनीज एक्ट में इनको जो है बेटा रिलैक्सेशन दी गई है। कंपनीज एक्ट ने ये बोला है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है वो यहाँ पर, कोई फॉरेन कंपनी है वो यहाँ पर अगर कोई बिजनेस ऑपरेशन करती है तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो उस कंपनी को अपने इंडियन बिजनेस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो है वो रिलैक्सेशन दे सकती है। और कंपनीज एक्ट ने फॉरेन एयरलाइंस को ये रिलैक्सेशन दे रखी थी कि आप इंडिया में जो बिजनेस ऑपरेशन कर रहे हो आपको उसके लिए प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो आरओसी में प्रॉपर बैलेंस शीट P&L जो है वो नहीं देना है। उसके बजाय आप सिर्फ जो है एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सबमिट कर देंगे, उससे काम चल जाएगा कि आप इंडिया में बिजनेस ऑपरेशन कर रहे हो। आपको फॉरेन एयरलाइंस को ये रिलैक्सेशन थी कि उन्हें प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ उन्होंने क्या रिसीव किया, क्या पे किया, रिसीप्ट एंड पेमेंट स्टेटमेंट बना करके जो है वो आरओसी में सबमिट कर लें। वो रिसीट एंड पेमेंट स्टेटमेंट जो होगा वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से जो है वो सर्टिफाई होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये बेटा प्रोविज़न जो थे वो कंपनीज एक्ट में थे। अब एक फॉरेन एयरलाइंस कंपनी बिकॉज ऑफ दीज रिलैक्सेशन अंडर द कंपनीज एक्ट, वो जब इंडिया में अपने एयरलाइंस ऑपरेशन करती थी तो वो बेटा अपने डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती नहीं थी, क्योंकि उसे आरओसी में सिर्फ क्या देना था, रिसीट एंड पेमेंट स्टेटमेंट। अब लेकिन जीएसटी क्या कहता था कि भाई साहब आप यहां से बिजनेस ऑपरेशन करते हैं तो यू आर अ डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, और आपको अकॉर्डिंगली एज अ डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन जीएसटी के पर्पस के लिए आपको प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, और ना सिर्फ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे बल्कि आपको उनका ऑडिट भी करवा के रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो अब एयरलाइंस को क्या था, कंपनीज एक्ट से तो छूट मिली हुई थी पर जीएसटी की वजह से उनको वो कंप्लायंसेस का बर्डन आ रहा था। तो वो कंसिस्टेंटली गवर्नमेंट को फॉलो कर रही थी कि हमें इस चीज से जो है वो निजात दी जाए, हमें इस चीज से बचाया जाए, और गवर्नमेंट ने फाइनली फॉरेन एयरलाइंस के लिए रिलैक्सेशन ऑफर करी। गवर्नमेंट के पास सेक्शन 148 में स्पेशल प्रोसीजर्स किसी भी पर्सन को ऑफर करने की पावर होती है, तो उन्होंने उस सेक्शन 148 की पावर को यूज करके नोटिफिकेशन इशू किया, और इस नोटिफिकेशन से उन्होंने एयरलाइंस को इस ऑडिट और रिकॉन्सिलेशन की स्टेटमेंट से, रिक्वायरमेंट से बाहर कर दिया। ये बेटा कीवर्ड्स है, ये पढ़ लेता हूं। सच एस्टेब्लिशमेंट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फर्निश GSTR 9C, इनको वो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 44(2) रेड विद रूल 80। हाउएवर, आप मत देना अपने ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स और रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जो रिसीट्स एंड पेमेंट का स्टेटमेंट आप कंपनीज एक्ट में भी बनाते हो वो आप ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवा करके जो होगा वो आप जरूर सबमिट करेंगे, और वो आपको ईच GSTN वाइज जो होगा वो सबमिट करना पड़ेगा। इंडिया में जहां जहां से भी आप ऑपरेट कर रहे होंगे उन सब स्टेट में आप रजिस्टर्ड होंगे, तो ईच GSTN वाइज आपको वो अपना रिसीट एंड पेमेंट स्टेटमेंट बना के सबमिट करना पड़ेगा, और वो आपको 30 सितंबर, साल खत्म होने के बाद 30 सितंबर तक जो होगा वो सबमिट करना पड़ेगा।